तो बच्चों आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सबसे पहले जेईई एडवांस में आने वाला क्वेश्चन। ज्यादातर बच्चों का कहना है कि सर वीएन मेथड जो आपने पढ़ाया था उस वीएन मेथड का क्या कोई क्वेश्चन जेईई एडवांस के एग्जाम में आया है? अगर आया है तो सर वो क्वेश्चन कौन सा है? आ गया वो क्वेश्चन बच्चों। वीएन मेथड को अगर आप बेस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और ये क्वेश्चन आपसे सफलतापूर्वक बहुत ही जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बच्चों क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और क्वेश्चन की चर्चा को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है न्यूमरेटर में 4r + 5 इंटू ब्रैकेट 5 की पावर -r होल डिवाइडेड बाय r टाइम्स 5r + 5। तो ये तो मैथ्स का जादू है। मैथ्स के जादू का नाम क्या है? वीएन मेथड। इस वीएन मेथड को यूज करके अब आप इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। लेकिन जिन बच्चों को वीएन मेथड नहीं पता होगा उनको टाइम लगने वाला है, लेकिन आप तो एलपीएम सर के स्टूडेंट हैं तो आपको तो वीएन मेथड पता है, तो आप उसी को यूज करिए और इस क्वेश्चन को जल्दी करिए। बेसिकली हर बच्चा ये सोचता है कि सर हमें तो हर सीरीज में क्या करना पड़ता है? rth टर्म निकालना पड़ता है, फिर rth टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या लगाना पड़ता है? वीएन मेथड, और हमारा क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन सर इस क्वेश्चन में हमारे पास तो rth टर्म ऑलरेडी गिवन है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो सबसे पहले हम लोग अपने rth टर्म को लिखते हैं दोबारा। तो बच्चों हमारा rth टर्म क्या है? कहोगे सर वो है 4r + 5। बच्चों जो 5 की पावर -r है उसको नीचे भी ले जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 5 की पावर +r। बोलो गेटिंग? और ये बच्चों हो गया नीचे r × 5r + 5। तुम्हारे दिमाग में आया कि सर जब तक हम इसको स्प्लिट नहीं करेंगे तब तक, जब तक हम इसको डिफरेंट सीरीज नहीं बनाएंगे तब तक सर हम r की वैल्यूज कैसे पुट करेंगे? कैसे r की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू n तक पुट करेंगे? यहां पे तो इंफिनिटी है, तो अप टू इंफिनिटी तक कैसे पुट करेंगे? तो उसके लिए हमें कैसी सीरीज बनानी पड़ती है? डिफरेंस सीरीज बनानी पड़ती है। और डिफरेंस सीरीज के लिए जिन बच्चों को वीएन मेथड नहीं आता है वो तो बेचारे पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करना है, वीएन मेथड लगाना है। कैसे लगाएंगे? ध्यान से देखो। सबसे पहले बच्चों आपके दिमाग में आएगा सर डिनोमिनेटर में 2 टर्म है। हमने कहा कौन सा टर्म है? कहोगे सर 5r + 5 और एक r। मैंने बताया था जब टर्म डिनोमिनेटर में होते हैं तो हम उनका क्या करते हैं? डिफरेंस जैसा कुछ फॉर्म बनाते हैं। हमने कहा फॉर्म बना के देख लो एक बार। तो कहोगे सर क्या बना? सर एक बना 5r + 5 और एक बना -r। क्यों भाई? क्या ये फॉर्म हम लिख सकते हैं? उसके बाद आपने कहा कि सर जो एक्स्ट्रा टर्म आता है उससे हम डिवाइड करते हैं, जो एक्स्ट्रा टर्म आता है उससे हम डिवाइड करते हैं, ऐसा आपको बताया गया था। तो हमने कहा बेटा ये बन क्या रहा है जरा ध्यान से देखो। तो तुम कहोगे सर ये तो 4r + 5 ही बन रहा है और सर बाहर भी 4r + 5 है, तो सर एक तरह से हम इसको डिवाइड करें ही क्यों? हम क्यों डिवाइड करें? हमें तो सीधा सीधा हिंट मिल गई ना कि हम 4r + 5 को कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 5r + 5 -r। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4r + 5 को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों सीधा सीधा आपको कुछ तो हिंट मिल गई ना कि हमें स्प्लिटिंग डायरेक्ट दिखने लग गई। अब बच्चों धीरे से हम पता है क्या करेंगे? क्वेश्चन को यहीं पर जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। हम दिमाग में ऐसा कुछ लाएंगे ही नहीं कि हमें किसी से डिवाइड करना है, क्योंकि बच्चों डिवाइड करेंगे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बात तो वही हो गई। इसलिए हम क्या करेंगे पता है? हम सीधा सीधा इसको हटा देंगे, ठीक है? और हटाने के बाद 4r + 5 तो ओरिजिनल क्वेश्चन में था वो अंदर चला गया और मैंने यहां पे भी 1 लिख दिया। बोलो समझ में आया? अब बच्चों हम सीधा सीधा क्या करते थे? अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करते थे ना। तो जब हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5r + 5 से 5r + 5 कैंसिल। बच्चों क्या बचा? कहोगे सर गुरुजी बचा है 5 की पावर r × r माइनस। बच्चों जब हम इस वाले r को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो r से r कैंसिल। क्या बचा?
कहोगे सर 5 की पावर r बचा और क्या बचा सर r से r कैंसिल हो गया 5r प्लस 5 बचा। बोलो क्या ये स्प्लिटिंग क्लियर हुई? तो बच्चों वीएन मेथड कहीं ना कहीं हम लोग को स्प्लिटिंग करने की एक एनालिसिस दे सकता है। क्या देता है? या तो डिनोमिनेटर में होगा कोई टर्म या तो न्यूमरेटर में कोई टर्म होगा, वो आपको हेल्प करता है कि भैया कहीं ना कहीं उनको डिफरेंस सीरीज कैसे बनाए, वो वीएन मेथड हेल्प करता है। चलिए बच्चों, तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें 5 की पावर r तो दोनों टर्म में है तो हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1/5 की पावर r माइनस 1/5r प्लस 5। बोलो भाई समझ में आया? सारे बच्चे थम्स अप का बटन दबाए भाई। स्प्लिटिंग मैंने आसान कर दी। बच्चे कह रहे थे कि सर मैं तो उसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहा हूं। भैया तो फिर वीएन मेथड किस लिए पढ़ाया था ना, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन करना होगा। चलिए तो अब बच्चों क्या करेंगे, कौन सा तो क्वेश्चन बचा ही नहीं कुछ। अब r इक्वल टू 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, अप टू n तक डाल देंगे, उसके बाद n को इन्फिनिटी कर देंगे, क्योंकि r कहां जा रहा है 1 से लेकर के इंफिनिटी तक। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे t1। तो बच्चों जगह कम है तो हम t1 यहां पे लिख देते हैं। क्या बचा 5 की पावर 1 टाइम्स 1/5 माइनस 1/5 प्लस 5 कितना हुआ 10। फिर से बच्चों t2 1/5 स्क्वायर, क्या बचा 1/5 स्क्वायर, यानी कि आपने क्या डाला है r की जगह, बच्चों r की जगह आपने क्या डाला है, r की जगह आपने डाला है जरा चेक करिएगा, r की जगह आपने जब 1 डाला था तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बना था। इसको मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं बच्चों, जस्ट वेट। ये तो यहां पे बच्चों r है, r की जगह आपने क्या डाला था 1 डाला था। अब बच्चों r की जगह आपने क्या डाला है 2 डाला है। ये बात क्लियर है बच्चों? यहां वाला टर्म बताइएगा 5 टू 10 और 10 प्लस 5 50। क्या यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आया? फिर बच्चों हमने r की जगह 3 डाला, जरा r की जगह सारे बच्चे 3 डालेंगे। तो बच्चों ऐसे करते करते आप r कहां तक डालोगे बच्चों, आप r डालोगे n तक। तो आपका tn क्या होगा, तो सर tn होगा 1/5 की पावर n इंटू ब्रैकेट r की जगह आपने क्या डाला n डाला माइनस 1/5n प्लस 5। अब बच्चों इतना लिखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि सर स्प्लिटिंग वाले टर्म्स तो नहीं आए। हमने कहा आए बच्चों, ये जो बाहर 5 है ना, इस 5 को अंदर आप मल्टीप्लाई करो। जैसे इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके टर्म्स क्या बनेंगे, उन टर्म्स को लिखना चालू करो। बच्चों देखो यहाँ 5 है, यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ बच्चों जब 5 वाला अंदर मल्टीप्लाई होगा टर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 10 जा 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 50 हो जाएगा। तो उसको आप क्या लिख दोगे 50 लिख दोगे। ठीक है, और बाहर वाला 5 धीरे से हटा दोगे। अब बच्चों बाहर क्या है 25 2 क्या हो जाएगा बच्चों 50 हो जाएगा। तो मैंने इसको 50 लिख दिया। फिर बच्चों 25 इंटू 15 हो जाएगा। अब 25 इंटू 15 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही लिख दो। तो बच्चों आपको स्प्लिटिंग तो दिखने लगी होगी, दिख रही है? बोलो स्प्लिटिंग दिखने लगी? बोलो यस सर, कमेंट सेक्शन में लिखो। तो बच्चों ये देखो इस तरह से स्प्लिटिंग होना चालू हो गई। तो बच्चों ये हो गया हमारी बारिश का डायरेक्शन। क्या हो गया बारिश का डायरेक्शन। तो बच्चों हमारे पास सीधा अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है जब हमारा n किसकी तरफ टेंड करेगा। तो बच्चों लास्ट टर्म क्या बना था 5 की पावर n माइनस 1/n 5n प्लस 5। तो बच्चों हम अब क्या करेंगे, हम n को सीधा क्या लेंगे इंफिनिटी लेंगे। तो बच्चों जब हम n को इंफिनिटी लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों वंस अगेन जब आप इसमें क्या करेंगे सारे टर्म्स का सम अप करते हैं, क्या करते हैं सारे टर्म्स का सम अप करेंगे तो आपके पास इस सीरीज का बच्चों क्या निकल के आ जाएगा सम। तो बच्चों आप सम करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ फर्स्ट वाला टर्म बचेगा। फर्स्ट टर्म में क्या था बच्चों 1/5, ये देखिए बच्चों फर्स्ट टर्म। और बच्चों लास्ट टर्म क्या बचा था आपका 1/5 की पावर n टाइम्स
5n प्लस 5। तो बच्चों अगर आपसे ये सम कहां तक पूछा जाता, अप टू n टर्म्स तक, तो आप ऐसे करते हैं। लेकिन कहां तक सम पूछा जा रहा है, जब n कहां अप्रोच करता है, r कहां अप्रोच करता है, इंफिनिटी। तो बच्चों हम r को जब हम इंफिनिटी कर देंगे, यानी कि जब हम इसमें इंफिनिटी की तरफ सोचने लगेंगे कि पहले r n गया और फिर n धीरे धीरे कहां पहुंच गया, इंफिनिटी। तो बच्चों 5 की पावर जो इंफिनिटी होता है ना, वो 0 होता है कि इंफिनिटी होता है, ये आपको सोच के बताना है। जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे ग्राफ बना के दिखाता हूं। बच्चों कभी भी आपको 5 की पावर x का ग्राफ बनाना हो तो वो ग्राफ ऐसे चलता है, ठीक है ना। तो बच्चों जब आपका x इंफिनिटी की तरफ जाता है तो 5 की पावर x के ग्राफ की वैल्यू भी कहां जाएगी, इंफिनिटी। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 5 की पावर n में जब n इंफिनिटी जाएगा तो ये वैल्यू भी किसकी तरफ अप्रोच करती है, इंफिनिटी की तरफ। लेकिन बच्चों अगर हम इस तरफ जाएंगे और हम कहेंगे कि हम 5 की पावर n में n को टेंड कराते हैं माइनस इंफिनिटी, तो बच्चों 5 की पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि माइनस इंफिनिटी पे ग्राफ x एक्सिस को कहीं ना कहीं जाके टच कर देगा, वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बच्चों यहां पर आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए कि 5 की पावर इंफिनिटी क्या होगा, इंफिनिटी होगा, इसलिए 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होगा, 0 होगा। तो आंसर बच्चों कितना आ गया आपका, आंसर कितना आ गया, 1 अपॉन 5। तो बच्चों ये था आपके पास जेईई एडवांस में आने वाले क्वेश्चन का एक मेथड। इस मेथड को वही लोग ऑप्ट कर सकते हैं जिन बच्चों ने वीएन मेथड को, यानी कि 1 अपॉन 1 2 3 4, 1 अपॉन 2 3 4 5, इस तरह के जो क्वेश्चंस आपको क्लासरूम में कराए गए हैं, जिस तरह के क्वेश्चन आपको क्लासरूम में कराए गए, जिन बच्चों ने ये क्वेश्चंस किए होंगे तो उनको ये क्वेश्चन ऑलरेडी स्ट्राइक करेगा कि आपको किसी भी तरह से इसको एक डिफरेंस सीरीज में बनाना है, और डिफरेंस सीरीज बनाने के लिए आप किसकी हेल्प लेंगे, वीएन मेथड की हेल्प लेंगे। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 1/5। तो बच्चों जरूर से जरूर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, इसको इस तरह से करना है। थैंक यू। ओके बच्चों, तो हम लोग यहां पर लेकर के आए हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का जेईई एडवांस का क्वेश्चन। सारे बच्चों को जान के खुशी होगी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था और ये क्वेश्चंस हम लोग की एक्सरसाइज डिस्कशन में पहले ही था। तो याद करिए आपके पास एक एक्सरसाइज थी, उस एक्सरसाइज में मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें आपको ये शो करना था कि 1 1 1 1 1 अप टू लिखा था 91 टाइम्स तक, और आपको शो करना था कि वो एक कंपोजिट नंबर है। बच्चों उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए आपके पास फिर से आ चुका है जेईई एडवांस में क्वेश्चंस। तो जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन किया होगा उन क्वेश्चंस को करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी इसको करने में। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन विद द जेईई एडवांस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। लेट्स स्टार्ट विद, तो बच्चों आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है स्क्वायर रूट लगाए 1 1 1 1 1 कितना टाइम्स है, 2n टाइम्स है। फिर क्या है 2 2 2 2 2 कितना टाइम्स है, n टाइम्स है। इन दोनों का डिफरेंस है। फिर लगा स्क्वायर रूट, और बच्चों आपके पास आ रहा पी 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 अप टू n टाइम्स। बताना है बच्चों यहां पर n क्या है, क्या बताना है बच्चों, यहां पर p क्या है। ये सारी बातों का डिस्कशन हम लोग को यहां पर बच्चों करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम यहां पर बताने की कोशिश करेंगे कि यहां पर सबसे पहले हमको ऑब्जर्व करना है P की वैल्यू पे कि P यहां पर क्या आने वाला है। तो सबसे पहले बच्चों आप क्वेश्चन में टारगेट समझ लीजिए कि हमारा पहला टारगेट क्या है, कि हम इस क्वेश्चन में P की वैल्यू निकालना चाहते हैं जहां पर P कितने टाइम्स आ रहा, n टाइम्स आ रहा है। स्टार्ट करते हैं बच्चों मैंने जब इस क्वेश्चन को कराया था आपको, इस टाइप का एक मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस तो किया ही था। तो बच्चों इस बात को एक बार जरा दोबारा समझ लेते हैं, सारे बच्चे जरा इस मेथड को ध्यान से समझेंगे। जैसे बच्चों मैंने बताया था कि अगर 1 1 होता है तो आप क्या लिख सकते हो उसको 1 × 10 की पावर 1 + 1, ऐसे लिखते हो, याद आ रहा। फिर बच्चों 1 1 1 होता है तो आप इसको लिखते हो 1 × 10 की पावर 2 + 1 × 10 की पावर 1 + 1। फिर बच्चों इसी तरह से ये प्रोसेस अगर आप लिखते हो 1 1 1 1 4 बार तो क्या आता है 1 × 10 की पावर 4, फिर 1 × 10 की पावर
तो बच्चों आपको प्लेसेस देखनी होती है बेसिकली, कि अगर आप 1 लिख रहे हो तो 1 के आगे कितनी प्लेसेस है, तो 3 प्लेसेस है, तो 10 की पावर 3। फिर अगला 1 लिख रहे हो तो उसके आगे कितनी प्लेसेस है, 2 प्लेसेस है। फिर अगला 1 लिख रहे हो तो उसके आगे 1 प्लेस है, फिर आखिरी में आपके पास 1 आएगा। तो कहोगे सर ये तो बहुत ही बेसिक बातें हैं, लेकिन बेसिक बात को जब हम एक सीरीज के फॉर्म में देखते हैं तो आपको याद आएगी एक कहानी, किसकी, बच्चे की कहानी। एक बच्चे ने, आपको पता है ये बात कि 7th क्लास के बच्चे ने सीक्वेंस एंड सीरीज को जनरेट किया था, और आज वो एक मैथमेटिशियन है जो वेल नोन है, जिसको मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। आप तब तक गूगल में ढूंढ के रखिए, 7th क्लास के एक बच्चे ने सीक्वेंस एंड सीरीज को जनरेट किया था। और ध्यान से देखिए, इस 1 1 1 1 को जब मैंने एक्सपैंड करके लिखा और इस सीरीज को जब आप रिवर्स करके देखते हैं तो आपको क्या समझ में आता है, कहो कि सर ये तो एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, 1, और जब हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है जीपी का कॉमन रेशियो, क्या है 10। जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है 4। यानी कि हम इस जीपी का सम भी तो लिख सकते हैं। अगर हम इस जीपी का सम लिखना चाहें तो बच्चों हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे a r की पावर n। बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4 -1 अपॉन r -1, यानी हम इस जीपी का सम भी तो निकाल सकते हैं ना। तो बच्चों बस अब यहां पर क्या है कि आपके पास जो एडवांस में क्वेश्चन आए हैं उसमें आपके पास 1 1 1 कोई 91 92 टाइम्स नहीं है, वो 2n टाइम्स है। अगर बच्चों आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, इसका ऑब्जर्वेशन अगर आप समझ चुके हो तो आप उसका भी ऑब्जर्वेशन समझ सकते हो कि लास्ट वाले टर्म में जो पावर होती है 10 की वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्म्स पे। अगर 1 1 1 1 4 बार है तो आखिरी में 10 की पावर क्या आएगी, 3 आएगी। अगर 1 1 1 3 बार है तो आखिरी में 10 की पावर क्या आती है, 2 आती है। ये ऑब्जर्वेशन आपको क्लियर है कि नहीं, बताइए कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं। चलिए आगे। तो मैं सबसे पहले बच्चों ये रफ वर्किंग आप समझ गए होंगे। रफ वर्किंग आप जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके इसको कॉपी में नोट करिए, क्योंकि मैं इसके आगे बढ़ता हूं। चलिए मैं इसको रफ करता हूं जल्दी से, ठीक है, नोट कर लिया आपने, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब बच्चों इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट आप इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो बच्चों स्क्रीन को पॉज करिए और क्वेश्चन खुद कर लीजिए, बता दीजिए पी की वैल्यू क्या आ रही है। चलिए ओके, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को शुरुआत कर चुके हैं और सबसे पहले हम लिखते हैं, स्क्वायर रूट को छोड़ देते हैं। पहले बच्चों जो 1 1 1 ऐसे करते करते कहां तक है बच्चों, 2n टाइम्स तक है। तो अगर हम सीरीज को रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1 × 10 की पावर 1 + 1 × 10 की पावर 2। लिखो बच्चों, अपने साथ लिखते चले जाओ, 10 की पावर 2। ऐसे करते 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 आखिरी में 1 क्या होगा, 1 आएगा और उसके पास 10 की पावर क्या होगी। यहीं पे तो गलती होगी, लेकिन मैंने ऑब्जर्वेशन बता दिया था। ऑब्जर्वेशन में क्या बता दिया था कि आखिरी में अगर आपके पास 1 1 1 1 4 बार होता है तो आखिरी में क्या आता है, 10 की पावर 3 होता है। तो यहां 1 1 1 क्या आ रहा है, 2n आ रहा है, तो आखिरी में क्या होगा, 10 की पावर 2n - 1। तो मैंने क्या कर दिया, इसको 2n - 1 कर दिया। ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों इस बात को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को अभी तक नीट एंड क्लीन, काफी अच्छे से सारे बच्चों को अभी तक क्लियर है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं वंस अगेन। हाँ, तो बच्चों अगर आप देख रहे हो तो ये एक जीपी बन चुकी है। इस जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2n टर्म्स हैं। तो बच्चों उस जीपी के 2n टर्म्स का सम तो आप बता सकते हैं ना। कहोगे सर फर्स्ट टर्म क्या है, 1। कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो बच्चों 1 से बड़ा है। इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, r की पावर n - 1 अपॉन r - 1, यानी कि 10 की पावर में n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो बच्चों यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2n है। कितने, 2n - 1 अपॉन क्या, r - 1। r क्या है बच्चों, 10। तो बच्चों कहोगे सर
ये तो एक जीपी बन गई एग्जैक्टली। क्या बनी है? 10 की पावर उसका सम है 2n-1 अपॉन 9। उसके बाद बच्चों क्या लिखा है? उसके बाद आपके पास लिखा है 2 2 2, ऐसे करते करते कितनी बार लिखा है? n टाइम्स लिखा है। लेकिन बच्चों पहले तो 1 था ना, अब क्या है? 2। तो आप लास्ट टर्म की वैल्यू क्या लिखोगे? 2 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 2। ऐसे करते करते लास्ट में क्या लिखोगे? यहीं पे तो सारा खेल है। क्या लिखोगे? कहोगे सर ये नंबर ऑफ टर्म्स जो 2 है ना, वो कितनी बार आ रहा? सर ये तो n टाइम्स आ रहा है। तो लास्ट में क्या होगा? 10 की पावर n-1। लेकिन सर क्या बन गई? ये एक जीपी बन गई। तो इस जीपी का अगर हम सम लिखेंगे तो उसका फर्स्ट टर्म क्या है? कहोगे सर 2। कॉमन रेशियो क्या है? सर सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, कॉमन रेशियो आ जाएगा 10। तो हो जाएगा 10 की पावर, सर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n है -1 अपॉन r-1। सर कितना आया? बेटा जो आया अपनी कॉपी में भी सॉल्व करो, आ गया। लेकिन सर इनका तो डिफरेंस है और फिर इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो मैंने कहा पहले डिफरेंस ले लो, पक्की बात होगी डिफरेंस कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो वो रूट के बाहर निकलेगा, तभी हम p को एवेल्युएट कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस तो दे ही रहते हैं। मैंने ऑप्शन आपको क्यों नहीं दिया? ताकि पहले आप खुद से ट्राई करो। आइए तो बच्चों हम क्या करते हैं? डिफरेंस। आइए लिखा है डिफरेंस 10 की पावर 2n-1। ध्यान से देखो बच्चों, 10 की पावर 2n-1, इसको हम कैसे लिखेंगे? कहोगे सर आप इसको लिख दो 10 की पावर n इंटू स्क्वायर -1। कैसे लिख सकते हैं? सारे बच्चे ध्यान दें जरा इसको। अपॉन 9 माइनस, फिर क्या लिखना है? 2 इंटू 10 की पावर n-1 अपॉन 9। क्या यहां तक देखिए सबको क्लियर है? अगर बच्चों आपको ये स्टेप्स क्लियर है तो आगे कंटिन्यू करिए। बच्चों क्या हो गया? ये a² माइनस b²। कहोगे सर ऐसे लिखा क्यों? क्योंकि बेटा डिफरेंस है ना, हम मैथमेटिक्स का रूल लगा रहे हैं। हमें क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है ज्यादा से ज्यादा। और हम डायरेक्ट एलसीएम क्यों लें जब हमको कॉमन दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में 10 की पावर 9 है, न्यूमरेटर में 10 की पावर n-1 से मिलता जुलता हम टर्म बना के उसको भी कॉमन ले सकते हैं। तो मैं कॉमन लूंगा तो ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? ये बनेगा सर, ये तो बन जाएगा a प्लस b, फिर क्या बनेगा? a माइनस b अपॉन 9 माइनस 2 टाइम्स 10 की पावर n-1 होल डिवाइडेड बाय 9। क्या यहां तक सबको क्लियर है? चेक करिए। उसके बाद सर क्या करेंगे? अरे भाई मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, एमपीएम सर के स्टूडेंट हो, तो क्या करोगे? 10 की पावर n-1 अपॉन 9 को क्या लोगे? कॉमन लोगे। तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 10 की पावर n+1। ध्यान से देखो बच्चों, ये तो आपने कॉमन ले लिया तो अंदर ये बचा -2, सिर्फ इतना ही बचा। और बच्चों यहां से कॉमन ले चुके हो तो सिर्फ 1 दिखाई देगा। तो बच्चों फाइनली क्या बना? 10 की पावर n-1, 10 की पावर n-1 यानी 10 की पावर n-1 का क्या बचा? होल स्क्वायर अपॉन 9। कहोगे सर ये सारा एक्सप्रेशन तो स्क्वायर रूट के अंदर था। हमने कहा हां ये सारा एक्सप्रेशन तो स्क्वायर रूट के अंदर था। तो सर जब हम इसका क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो ये सिर्फ क्या दिखाई देगा? 10 की पावर n-1 अपॉन कितना दिखाई देगा? बच्चों 9 है ना, तो 9 क्या बन जाएगा? 3 होकर के बाहर निकलेगा। 9 तो बच्चों 3 होकर के ही बाहर निकलता है। क्यों भाई? यहां तक सारे स्टेप्स आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आपको डिफरेंस लेने के बाद स्क्वायर रूट लेना था, आपने यहां पर स्क्वायर रूट ले लिया। अब बच्चों क्या बचा? इस स्टेप के बाद ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। भैया क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? क्या आप जीपी नहीं जानते हो? तो क्या 10 की पावर n-1 अपॉन 10-1, अगर मैं आपसे पूछूं एक बात को उल्टा करके, जरा मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूं,
मैंने पूछा 10 की पावर n-1 अपॉन 10-1 अगर मैं लिख दूं तो तुम इसको क्या समझते हो? कहोगे सर ये तो एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशियो है 10 और उस जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n है। कितने? n है। क्यों भाई? इस जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n है। तो बेटा क्या मैं 10 की पावर n-1 को डायरेक्टली लिख दूं 10-1 कैसे लिखा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनटू ब्रैकेट 1 + 10 स्क्वायर डॉट 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 10 की पावर n-1। तो क्या ये सही नहीं है लिखना? चेक करिए, सही है ना लिखना? तो बच्चों अगर मैं प्रीवियस पेज पे वापस जाऊं और इसको मैं लिख दूं 10-1 इनटू ब्रैकेट 1 + 10 स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 की पावर n-1 अपॉन 3, तो बच्चों पता है क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? 10-1 क्या होता है? 9, और 9/3 क्या होगा? 9/3 क्या होगा? 3 होगा। और 3 के साथ क्या आ रहा है ब्रैकेट में? 1 + 10 स्क्वायर अप टू 10 की पावर n-1। यानी बच्चों अगर हम 3 को अंडर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनता है? सर ये बनेगा 3 + 3 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 3 प्लस डॉट 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 3 इंटू 10 की पावर n-1। इसका मतलब ये सर क्या है? सर ये लिखा है 3 3 3, ऐसे करते कहां तक सर 3 लिखा है? सर n टाइम्स लिखा है 3। कैसे लिखा है? n टाइम्स 3 लिखा है। तो n टाइम्स यहां पे p लिखा है। इसका मतलब बच्चों p की वैल्यू आपने निकाल ली। p की वैल्यू बच्चों क्या निकल के आई? 3। और इसी के साथ ये 6 नंबर का क्वेश्चन आपका एडवांस का समाप्त हो गया। थैंक यू। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? चाचा आज एक क्वेश्चन है आपके पास। देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का एक एडवांस का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बहुत ही कम बच्चे उस समय एग्जाम में कर पाए थे। तो ये मैथ्स के जादू में आपका स्वागत है। क्वेश्चन है आपके पास 3। पहले क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, मैं क्वेश्चन आपको पढ़वा रहा हूं, बिना क्वेश्चन पढ़े अटेंड मत करिएगा। 3 दूसरा नंबर है आपके पास 3 log x to the base y। तीसरा नंबर है 3 log y to the base z। उसके बाद नंबर है 7 log z to the base x इन AP। यानी बच्चों आपके पास ये 4 नंबर्स आपको AP में दिए हैं। पूछ रहा है इन x y z के बीच में रिलेशन क्या है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर 4 नंबर्स AP में ये जो गिवन है, अगर आप इन पे ध्यान से करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यार पहला नंबर है 3, दूसरा नंबर है 3 log x to the base y, जिसको बच्चों हम log की प्रॉपर्टी यूज करते ही log x अपॉन log y लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर क्या है log y to the base z, उसको बच्चों हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे और लिख देंगे log y अपॉन log z। और अगला है 7 टाइम्स log z अपॉन log x, इसको बच्चों हम लोग फिर से ऐसे लिख सकते हैं। और ये सारे नंबर्स बच्चों पता है किसमें है? AP में है। बच्चों जैसे ही मैं नंबर्स को लॉगरिथम को मैं ओपन करके लिखूंगा आपको खुद ना खुद समझ में आ जाएगा कि सर इन नंबर्स को ऐड करते हैं क्योंकि AP के 4 टर्म्स हैं, या तो कोई रिलेशन दिखेगा या सर मल्टीप्लाई करने पे कोई रिलेशन दिखेगा। तो हमने कहा कि बेटा मल्टीप्लाई पे रिलेशन दिख रहा है। देखो log x से log x, log z से log z, log y से log y कैंसिल। इसका मतलब अगर हम यहां पर मान लें कि हमारा AP का फर्स्ट टर्म है A, दूसरा टर्म हो गया A प्लस D, तीसरा टर्म हो गया A प्लस 2D और चौथा टर्म आपका हो गया A प्लस 3D। बोलो समझ में आता है? तो अगर हम बच्चों इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, क्या करें? मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास एक रिलेशन डेवलप हो रहा है कि log के सारे टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हैं और मल्टीप्लाई होने पर बच्चों क्या आ रहा है?
3 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स 3 की पावर 4 इंटू 7 बचेगा, बाकी सब कैंसिल। दैट मीन्स बच्चों आप ए तो समझ ही चुके हैं 3 है, तो अब यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 प्लस डी और 3 प्लस 2d, 3 प्लस 3d इज इक्वल टू 3 की पावर 4 इंटू 7। पता है क्या नजर आ रहा है? मैथमेटिक्स है, जो कॉमन होगा वो तो कैंसिल करेंगे ही करेंगे। तो बच्चों यहां से 3 निकलेगा कॉमन, और ये तो 3 है ही, तो इनको बच्चों अगर हम कंबाइन करेंगे तो 2 3 तो यहां से आपको मिल ही रहे हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पे जब आपने चारों नंबर को मल्टीप्लाई किया था तो ये 3 की पावर 3 इंटू 7 आया था, और लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों जब आपने 3 ले लिए कॉमन तो कितनी बार कॉमन आए? कहोगे सर 2 बार कॉमन आए, तो ये क्या बन गया 1 प्लस डी, और वहां से 3 था तो 2 3 से ये 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पे सिर्फ बचेगा एक 3 और एक 7, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21। क्या बन गई बच्चों? ये डी में एक क्यूबिक इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड जैसे भी आप चाहें करें, हेड एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, प्लस माइनस 1 डाल के भी कर सकते हैं, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन का एक फैक्टर तो हिट एंड ट्रायल मेथड से ही निकाला जाता है। तो बच्चों जब आप इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, यानी कि +1 -1 या +½ या -½ इसी के आसपास निकल आता है, या तो +3 या -3 या +1/3 या -1/3, इसी के आसपास हमेशा एक फैक्टर होता है। तो बच्चों आपको ऑब्जर्वेशन से दिखाई देगा कि यहां पे इसका एक फैक्टर है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वहां से एक इसका जीरोस निकल के आएगा, विच इज d इज इक्वल टू ½ तो बच्चों d की वैल्यू ½ आते ही आपके पास सारे नंबर्स के बीच में रिलेशन आ जाएगा। पहला नंबर क्या था? 3 log x टू द बेस y, जिसको आपने log x अपॉन log y लिखा था। ये बच्चों क्या था? a प्लस डी। व्हाट इज a? 3। व्हाट इज d? ½ 3 प्लस ½ 7/2। तो यहां पे बच्चों क्या रिलेशन आ गया? रिलेशन आ गया x इज, ध्यान से देखिए, इस रिलेशन को मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सही से लिख के देता हूं। यहां से बच्चों आ गया log x टू द बेस y इज इक्वल टू 7/6। अब समझ में आ रहा है सबको? दैट मीन्स अगर हम लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो बच्चों क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x इज इक्वल टू y की पावर 7/6, which can be written as x की पावर 6 is equal to y की पावर 7। यानी कि बच्चों कितना जल्दी रिलेशन निकल के आ गया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन मोर देन 1 में होगा तो कुछ और रिलेशन भी डेवलप्स हो जाएंगे, क्योंकि आपने क्या कर रखा है? 3 log y अपॉन log z को भी कुछ एज्यूम कर रखा है। क्या एज्यूम कर रखा है? a प्लस 2d। d क्या है? ½ a क्या है? 3, यानी क्या बन जाएगा? 3 प्लस 1 विच इज 4। तो बच्चों यहां से log y टू द बेस z क्या बन गया? 4/3। तो दैट मीन्स y इज इक्वल टू z की पावर 4/3। दैट मीन्स यहां से क्या बन गया? एक रिलेशन। ये तो क्वेश्चन पक्का मोर देन 1 का हो गया। y की पावर 3 इज इक्वल टू z की पावर 4। लो बच्चों दूसरा रिलेशन भी आ गया। बच्चों तीसरा रिलेशन बनाने के लिए हम थोड़ी स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। आपके पास क्या गिवन था? 7 log z टू द बेस x। ये क्या बच्चों था? a प्लस 3d, यानी कितना हो गया? 2 3 जा 6, 6 प्लस 3 9/2। क्या ये बात समझ में आई? तो बच्चों यहां से log z टू द बेस x इज इक्वल टू कितना आ गया? 9/14। दैट मीन z क्या आया? x की पावर 9/14। दैट मीन z की पावर 14 इज इक्वल टू x टू द पावर 9। तो बच्चों मैथ्स का जादू खत्म हुआ।
एक्स वाई जेड तीनों में रिलेशन डेवलप हो गए और ये क्वेश्चन मोर देन वन में है, दैट मीन्स ये एडवांस का ही क्वेश्चन है, कंफर्म हो गया। तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा जरूर करके आइएगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन फिर से आ जाए थोड़ा बहुत चेंज करके। धन्यवाद।